आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यूपीपीसीएल टी2 का यानी कि 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर यानी कि का सारा सोल्यूशन होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इस पेपर में यानी कि इस वीडियो में यानी कि टेक्निकल भी है 150 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल भी है यानी कि 50 क्वेश्चन। तो यानी कि सारा सोल्यूशन होगा। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देखिए स्क्रीन पर यानी कि जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यानी कि डेट जो दिया है यानी कि 8/11 और यानी कि 2000 यानी कि 14 इसमें यानी कि इसका पेपर हुआ था, ठीक है। और उसका यानी कि ये जो है यानी कि इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखना एकदम जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार का यानी कि T2 क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि क्वेश्चंस का लेवल आप लोग समझिए। उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, तब उसको यानी कि टिक कीजिए, ठीक है। चलिए आज यानी कि टेक्निकल प्रश्न से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन है उसको यानी कि हल कराएंगे, ठीक है। चलिए टेक्निकल देख लेते हैं कहाँ से दिया हुआ है टेक्निकल। तो 50 के बाद से ही होगा टेक्निकल। तो देखिए यहाँ पे 51 है, ठीक है ना, 51 में है यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका यानी कि विभाग का जो यानी कि आंसर है, ठीक है ना, वो यानी कि वो जारी किया है। देखिए यहाँ पे जैसे कि डी दिया हुआ है, ठीक है, और सॉल्व भी है। तो हम उसके बीच यानी कि डिस्कशन करेंगे और आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। देखिए इससे पहले अगर अल्टरनेटिव करंट वाला यानी कि मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसमें जाइए, मैं इसका भी मैं सोल्यूशन हम कराए हैं, ठीक है। और सेम ही क्वेश्चन आ ही गए यानी कि 2014 में वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखिए कहा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि R1 का जो वैल्यू निकाला हुआ है यानी कि 800 यानी कि 806.67 ओम है। और जबकि R2 का यानी कि 484 ओम है। और R3 का जो वैल्यू दिया है दोस्तों यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि निकला है यानी कि 220.41। और D का जो निकला है यानी कि वो 132.25। तो कम वाला हमको पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कम वाला, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि ये क्या है, सिल्वर ये चालक है, कॉपर भी चालक है और एल्युमिनियम भी चालक है। लेकिन जो कार्बन दिया है ये क्या है, ये चालक पदार्थ नहीं है, तो इसको यानी कि फ्यूज में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही हमको पहचानना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विभाग भी डी आंसर माना है। तो आप लोग देखते जाइए, वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो बिजली का सप्लाई है वो डीसी होता है। क्या होता है, डीसी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डीसी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विभाग भी आंसर ए ही माना है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त वीडियो को इन तक जरूर देखिए। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में कह रहा हूँ कि वीडियो को इन तक जरूर देखिए। देखिए अगला प्रश्न आज का, अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम चालक है। रबर क्या है, यानी कि विद्युतरोधी पदार्थ है, ठीक है। फास्फोरस और सी में दिया यानी कि सिलिकॉन, ये क्या है, तो अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन क्या है, यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ है। हाँ क्या है, यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ है। तो ऑप्शन किस में दिया है, सेमीकंडक्टर पदार्थ। अर्धचालक को पहचानना था। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभाग भी सी माना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यानी कि ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है, नहीं वाला पहचानना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि तेल का जो मुख्य कार्य होता है यानी कि प्राइमरी कॉइल को ठंडा भी करता है, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल को भी ठंडा करता है और अतिरिक्त इंसुलेशन भी प्रदान करता है। लेकिन ये जो दिया है यानी कि प्रेरक युग्म प्रदान करना, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो नहीं वाला हमको पहचानना था। यहाँ देखिए यानी कि नहीं वाला कह रहा है, इस बीच में देखिए नहीं वाला कह रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो नहीं होता है इसके द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए विभाग भी डी माना है आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्नलिखित में होती है। तो दोस्तों यानी कि कॉपर हानि जो होता है यानी कि वाइंडिंग में होता है। कहाँ होता है कॉपर हानि, वाइंडिंग में होता है, क्योंकि यानी कि वाइंडिंग में ही यानी कि टर्न से यानी कि उसको लपेट कर बनाया जाता है वाइंडिंग को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। विभाग भी यानी कि बी माना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि प्राइमरी, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ये समझिए ये वाइंडिंग है, ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। और इसके बीच में ये सेपरेटर है
और ये ट्रांसफार्मर का यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो दोस्तों देखिए यानी कि इस दोनों के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, यानी कि इस दोनों के बीच जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो जो होता है यानी कि इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन बार बार बनता है इस पर, तो इसको यानी कि वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इन्फिनिटी होता है, तो ऑप्शन किस में दिया है इन्फिनिटी? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। किसमें? यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है, देख सकते हैं इन्फिनिटी ऑप्शन नंबर डी में दिया है और विभाग भी इसका आंसर यानी कि डी माना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि समानांतर प्रचालन के लिए यानी कि संभव 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन क्या है, ठीक है, यानी कि समानांतर के लिए। तो देखिए दोस्तों समानांतर के लिए जो होता है यानी कि डेल्टा स्टार होता है। क्या होता है? डेल्टा स्टार, ठीक है। डेल्टा स्टार से यानी कि डेल्टा स्टार ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और विभाग भी इसका आंसर यानी कि ए ही माना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का जो बाहर से जो भाग दिखाई देता है वो बूशिंग होता है। क्या होता है? यानी कि बूशिंग होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि बूशिंग? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि घरेलू फ्रिज में जो प्रयोग करते हैं यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। किसका? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्त यानी कि 2014 का पेपर है, ठीक है ना, 8/11/2014 का पेपर है, टेक्निकल का भी है, इसमें सारा क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल का भी है। तो इसमें यानी कि टेक्निकल का प्रश्न यानी कि हल करने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन टेक्निकल का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 1400 मिमी स्वीप के छत के पंखे में यानी कि मोटर की रेटिंग क्या है, ठीक है, कितना का कह रहा है यानी कि 1400 मिमी का, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि 1400 मिमी के लिए जो होता है वो यानी कि 120 से लेकर के यानी कि 180 वाट तक होता है। कितना? 180 वाट तक। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। उससे पहले हम बता दें आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों वैक्यूम क्लीनर के लिए यानी कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। किसका? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का यानी कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि क्या होगा? क्या समझना चाहिए? ऑप्शन ए में है वाइंडिंग जल गई है। अरे भाई इसे क्या मतलब है? बेरिंग घिस गई है? नहीं भाई। कैपेसिटर खराब है? ये संभवतः है, नियम है इसका, ठीक है। तो कैपेसिटर जब खराब होगा तो दोस्तों अगर जैसे कि कोई पंखा है उसको यानी कि ऑन कर दिए लेकिन वो यानी कि चल नहीं रहा है, लेकिन उसको यानी कि किसी के द्वारा यानी कि उसको घुमा दिया जाए एक बार तो यानी कि फिर वो चलने लगता है, तो इससे भी अनुभव हो जाता है कि कैपेसिटर खराब है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सीढ़ी कक्ष, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों यानी कि सीढ़ी कक्ष वाला है, ठीक है। तो यानी कि सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी कि सीढ़ी कक्ष का जो वायरिंग होता है वो उसमें हम दोस्तों यानी कि द्विमार्गी स्विच का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि द्विमार्गी स्विच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि द्विमार्गी स्विच? तो ऑप्शन नंबर बी सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी यानी कि 500 वोल्ट अधिस्थापन पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि 500 वोल्ट है ना, तो 500 वोल्ट के लिए आपको यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है यानी कि 0.01 यानी कि मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। कितना? 0.01 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए 500 वोल्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सॉरी दोस्तों यानी कि माफ़ कीजिएगा, यानी कि 500 वोल्ट के लिए जो होता है दोस्तों यानी कि 500 वोल्ट के लिए कह रहा है, ठीक है ना। हम सोच लिए थे यानी कि ज़्यादा कह रहा है लेकिन 500 वोल्ट है, तो इसके लिए जो दोस्तों होता है यानी कि 1 मेगा ओम से, ठीक है, 1 मेगा ओम से यानी कि ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कंडीशन में
यानी कि इससे कम होना ही नहीं चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि धारिता की इकाई क्या है। ठीक है, तो धारिता जो इकाई होता है दोस्तों यानी कि फेरेड का होता है। किसका? धारिता जो इकाई है यानी कि फेरेड का इकाई है। किसका? यानी कि फेरेड का इकाई है। ऑप्शन किस में दिया है? फेरेड। वोल्ट है, वोल्ट का तो नहीं, ओम का भी नहीं होता, नहीं एम्पियर का होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि फेरेड ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर लिखित पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है यानी कि एसी धारा पे कार्य करता है, क्योंकि डीसी पे उसको चलाएंगे तो उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो है यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको डीसी पे नहीं चलाते हैं, तो इसको यानी कि प्राथमिक सप्लाई पे चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्राथमिक सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो यानी कि पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि पारस्परिक प्रेरण ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। तो दोस्तों यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर का दक्षता की बात किया जाए तो लगभग 100% होता है। अगर ऑप्शन में 100% नहीं है तो उससे कम वाला 98% को टिक करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि ट्रांसफार्मर में अच्छे यानी कि शीतलन दरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि अच्छे शीतलन के लिए जो होता है यानी कि अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध, ये तो नहीं है। ठीक है, बेहतर उष्मा, ये भी नहीं है। सी में है निम्न विकासिता, ये भी नहीं है। और डी में दिया है यानी कि हवा में रखने पर सफलतापूर्वक यानी कि आर्द्रता अवशोषण। ठीक है, तो बेस्ट आंसर यही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बेस्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं यानी कि सरपन वाले प्रेरण मोटर में करते हैं। किस में? यानी कि सरपन वाले प्रेरण मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर आपको यानी कि किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आज का अगला प्रश्न पे बात कर लेते हैं, उससे पहले हम बता दें प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो आगामी वीडियो के लिए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि इसकी टर्मिनल यानी कि अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है यदि ऑप्शन ए में है यानी कि इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी नेटवर्क वोल्टेज के यानी कि सदृश है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, बी है इसके यानी कि जनरेटर की आवृत्ति अप नेटवर्क की आवृत्ति के बराबर है, तो बराबर भी होगा तो दोस्तों यानी कि इसको ऑनलाइन यानी कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सी में अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज अनुक्रम संपाती है, ऐसा भी नहीं होता है। तो विभाग ने राइट आंसर इसका यानी कि डी माना है। क्या माना है? डी माना है, तो राइट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि चल लोह किस किस्म की के मापियों का प्रयोग निम्नलिखित पर किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि चल लोह का जो उपयोग करते हैं हम किस पे करते हैं? तो यानी कि जब लोह वाला है ना, तो चल लोह वाला है तो एसी पे भी करते हैं और डीसी पे भी किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा भी है। डीसी धारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, भू संपर्कन निम्नलिखित में की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों भू संपर्कन जो है यानी कि मानव की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सबसे आवश्यक है, मानव का सुरक्षा भू संपर्कन से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो खपत होता है वो हम किस में मापते हैं? तो दोस्तों यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो खपत होता है ऊर्जा मापी के द्वारा मापते हैं। वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध को निम्नलिखित द्वारा यानी कि मापा जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध को जो मापते हैं वो मेगर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? मेगर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मेगर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 1000 वाट की हीटर यानी कि
प्रतिदिन यानी कि 4 घंटे प्रयोग में आता है तो 35 पैसे की यूनिट से की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि इसका हल दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि खपत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वाट घंटे गुने दिन होता है बट्टा में यानी कि 1000 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1000 होता है। अब यानी कि इसको मल्टीप्लाई काटने खूटने के बाद जो आया यानी कि 120 यूनिट आया हमको, यानी कि पॉइंट कितना यानी कि 35 पैसा है, तो इसको यानी कि रुपये में बदलने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो आ रहा है यानी कि 42 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 42 रुपया। ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो राइट आंसर डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा। विभाग ने डी में आंसर माना है, ठीक है। राइट आंसर भी डी ही है। अब चलिए नेक्स्ट है, यानी कि एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और वह 300 वोल्ट पर यानी कि 18.65 एम्पियर लेता है, ठीक है। इसकी दक्षता यदि 75% हो तब यानी कि मोटर की यानी कि औसत शक्ति क्या होगा। देखो, देखिए इसका सोल्यूशन, आप सोल्यूशन इसका यानी कि देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो दिया हुआ है यानी कि 300 गुने यानी कि बराबर में यानी कि वाट में इसको कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद मोटर की दक्षता बराबर जो होता है यानी कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है यानी कि आउटपुट पावर बराबर अब यानी कि जो दिया है यानी कि मल्टीप्लाई करने के बराबर यानी कि 4196.25 वाट आया है, ठीक है। अब यानी कि एचपी में निकालना है, तो यानी कि 1 एचपी बराबर जो होता है, 1 एचपी बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि 700 यानी कि 46 वाट होता है। तो इसको यानी कि फिर यानी कि भाग दिए हैं, तो उसके बाद जो यानी कि 5.625 हेनरी में आया है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ठीक है। तो यानी कि 5.25 ऑप्शन नंबर किस में दिया है। तो देखिए दोस्तों, आंसर मेरा यानी कि 6 के आसपास ही आया है, लेकिन यानी कि इसमें जो यानी कि विभाग ने आंसर कोई एग्जैक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो वैसे इसको यानी कि डी माना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है, डी माना है। तो आप लोग देख सकते हैं यानी कि किस प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि इससे इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या अनुभव मिला होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर अच्छा से वीडियो देखे हैं यानी कि ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि कैसा यानी कि ये क्वेश्चंस था और आंसर क्या हुआ और क्या इसमें दिया है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ये जो डायग्राम दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा फेजर आरेख यानी कि विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ निरूपित करता है, ठीक है। तो देखिए, तो यानी कि विशुद्ध का मतलब क्या, जिसमें यानी कि वोल्टेज और यानी कि करंट साथ साथ हो वो यानी कि विशुद्ध होता है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, इसमें तो वोल्टेज आगे है, ये है नहीं। सी में है यानी कि करंट और वोल्टेज भी यानी कि आगे पीछे, इसमें भी आगे पीछे है, लेकिन यानी कि बी में जो दिया है यानी कि साथ साथ चल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, यानी कि एक यानी कि आरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है, ठीक है। तो आरसी फ्यूज का जो करते हैं यानी कि एचआरसी फ्यूज का यानी कि हाई डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होता है, हाई डिफ्यूजिंग कैपेसिटी एचआरसी फ्यूज का यानी कि फुल फॉर्म। अब यानी कि दोस्तों यानी कि इसको जो प्रयोग करते हैं यानी कि 3 फेज सिस्टम में करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि भू संपर्कन तार का साइज होना चाहिए। तो दोस्तों भू संपर्कन तार का जो साइज होता है यानी कि फेज से भी यानी कि बड़ा होना चाहिए और न्यूट्रल से भी यानी कि बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो विभाग यानी कि डी माना है, बेस्ट आंसर डी भी है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का, यानी कि कंड्यूट सरफेस वायरिंग में 2 सैंडलों के बीच दूरी निम्नलिखित में से अधिक किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ये, यानी कि इसका जो रेंज है यानी कि 30 से 60 है। तो ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि हैंडी निम्नलिखित की इकाई है। तो दोस्तों हैंडी जो इकाई है यानी कि प्रेरक का इकाई होता है, ठीक है। यानी कि प्रेरक का इकाई होता है, प्रेरक का इकाई होता है इंडक्टेंस का। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्त, यानी कि 3 फेज सिस्टम निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि 3 फेज सिस्टम में कम से कम यानी कि दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग करना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि सर्वाधिक मोटर निम्नलिखित पर यानी कि चल सकता है, ठीक है। सर्वाधिक का मतलब क्या समझिए, यानी कि यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर दिया है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो यूनिवर्सल मोटर दोस्तों यानी कि एसी पे भी चलता है और यानी कि डीसी पे भी चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है, प्राथमिक यानी कि प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
अगला प्रश्न है यानी कि हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। तो हीटर जो कार्य करता है किस पे कार्य करता है, तो हीटर जो यानी कि प्रतिरोध भार पे कार्य करता है। किस पे, प्रतिरोध यानी कि भार पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, प्रतिरोध भार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि आज का प्रेरण लाइन में यानी कि तंडित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि तंडित विरामक का जो प्रयोग करते हैं वो लाइन की सुरक्षा के लिए भी करते हैं, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए भी करते हैं। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है ब्रिज रेक्टिफायर में यानी कि डायोड की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रिज में जो यानी कि डायोड की संख्या वो 4 होता है। ठीक है, हाफ वे में 1 होता है। ठीक है, फुल वे में यानी कि 2 होता है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, तो 4 होगा, इसमें पूछा है ब्रिज का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि ट्रांजिस्टर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए संग्राहक होता है, उत्सर्जक भी होता है और आधार भी होता है, लेकिन ये एनोड जो दिया हुआ है ये ट्रांजिस्टर का भाग नहीं है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, सी। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का यानी कि चल कुंडली मीटर जिसका यानी कि प्रतिरोध 20 ओम है और जो 50 माइक्रो एम्पियर पर पूर्ण स्केल विक्षेप उत्पन्न करता है यानी कि उसके द्वारा यानी कि 150 वोल्ट मापने के लिए शंट का मान क्या होगा। तो दोस्तों यानी कि इसको मापने के लिए शंट का मान जो होता है, देखिए यहाँ पे हल देख सकते हैं यानी कि वी एम बराबर 20×50 यानी कि आई बी, आर एस सी बराबर आर एम यानी कि एन और इनटू में होता है यानी कि n-1। तो इसको यानी कि हल करने के बाद जो यानी कि आया है वो यानी कि 2980 ओम में आया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल इसमें यानी कि पूछा जाता है ऐसा नहीं है, जैसे 150 क्वेश्चन से तो 10 के आसपास न्यूमेरिकल आना ही आना है। ठीक है, चाहे यानी कि जिस चैप्टर का हो। ठीक है, लगभग यानी कि मिला जुला के सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल जो रहता है इजी न्यूमेरिकल ही रहता है। कोई न्यूमेरिकल जो टफ होगा तो होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल इजी ही रहता है। ठीक है, T2 में। अब चलिए